हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश भर में आज एक मीटिंग की बड़ी चर्चा है। ये मीटिंग दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में हुई। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या क्या हुआ, इसे लोगों ने दिल्ली और मुंबई में भी देखा। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड अवतार दिखा। 8 महीने बाद होने वाले यूपी चुनाव का एजेंडा योगी ने आज ही कैसे सेट कर दिया, यह रिपोर्ट देखिए और यूपी की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर आपके सामने साफ हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। यूपी चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे, योगी ने सिलेक्शन कर लिया है। कोरोना काल के काम, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर एक्शन, धर्मांतरण, तुष्टीकरण, लव जिहाद, नौकरी रोजगार और उत्तर प्रदेश का विकास। योगी के विरोधी जिन जिन मुद्दों पर योगी को घेरते हैं, योगी ने उन्हीं को चुना है। योगी आदित्यनाथ फ्रंट से लीड करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास हर अटैक का आंसर है। योगी आज 52 मिनट बोले और इन 52 मिनटों में सपा बसपा और कांग्रेस के हर हमले को तार तार कर दिया। हमें एक एक नागरिक के जीवन को ही बचाना है, उसकी जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका को हमें समझना होगा। आपने देखा होगा इस महामारी के दौरान इनमें से एक भी चेहरा सामने नहीं आया था। नकारात्मकता जरूर, कोई वैक्सीन के बारे में नकारात्मकता पैदा कर रहा था, कोई कोरोना को और पैनिक बनाने का कार्य कर रहा था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा था और ये बीमारी की भयावहता को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करके प्रत्येक नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की जो कुत्सित चेष्टा हो रही थी, इन सब को हमें समझना होगा और आने वाले समय में भी ये लोग इसी प्रकार से करेंगे। मतांतरण की आड़ में हमारी सुरक्षा एजेंसियों और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने की कुत्सित चेष्टा, उसके लिए टूल किसको बनाया जा रहा था? मूक बधिर बच्चों को जिहादी उन्माद से भर करके फिर अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ उन्हें भड़का करके उन्हें सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे थे, भाइयों बहनों, एक सामान्य घटना नहीं, असामान्य घटना है। हमें विपक्ष की कुत्सित मंशा को भी देखना होगा जो अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा यह बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में नाम नरेंद्र मोदी का होगा, काम योगी आदित्यनाथ का होगा, डायरेक्शन मोदी देंगे और सारा एक्शन योगी लेंगे। गुरुवार को काशी में नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया था कि यूपी के लीडर तो योगी ही हैं। आज योगी ने अपने पॉलिटिकल प्लान को ओपन कर दिया। आप जानते हैं लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फमन करके, दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुत्सित चेष्टाएं होती रही। ये निरंतर एक षड्यंत्र के हिस्से बनाए जाते रहे। इन सबको हमें समझने का प्रयास करना होगा और मुझे लगता है कि पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष को उन मंचों पर रखने में भी परहेज नहीं करना होगा जहां पर कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं जो हमारे सकारात्मक पहल को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उस समय इस बात को बताने की आवश्यकता है कि नहीं, वास्तव में इनका जो पक्ष है क्यों गलत है और हम जो पहले दिन से कहते थे
वही सही है, क्योंकि वह पक्ष पहले भी सच था और आज जब हम उनके एक एक मामले को निकाल करके बाहर ला रहे हैं, आज पीड़ित लोग जब अपनी बात को प्रशासन के सामने और शासन के सामने रख रहे हैं, तो एक एक बात तो सच होती हुई दिखाई दे रही है, जो हम लोग एक वर्ष पहले सोचते थे। जब हम लोग उस प्रकार का ऑर्डिनेंस और एक्ट लेकर के आए थे, उस समय जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उस समय की उस आशंकाओं को आज हम लोगों ने उस प्रकार की घटनाओं को पर्दाफाश करते हुए एक बार साबित किया है कि नहीं, हमारा पक्ष पहले भी सच था, आज भी हमारा पक्ष सच है। 3 स्तर के पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद यूपी में बीजेपी का टारगेट अब 2022 का बड़ा चुनाव है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 75 सीटों में 67 सीटों पर जीत, योगी का स्ट्राइक रेट 89%। ब्लॉक प्रमुख चुनाव 825 सीटों में 648 सीटों पर जीत, योगी का स्ट्राइक रेट 79%। 2022 में योगी ने 325 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखकर आज यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महेंद्र नाथ पांडे कनेक्ट हुए। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां विपक्ष भी कर रहा है, मगर योगी को कैसे फेस करना है ये उसे सूझ नहीं रहा। सपा के कार्यकर्ता आगरा में प्रदर्शन करने निकले तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अब ऐसे नारों का यूपी में क्या काम? अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है, मगर यूपी पुलिस ने एक्शन ले लिया है। सपा के 5 नेता अरेस्ट हुए हैं और योगी को मुद्दा मिल गया है। इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था, वो पहला फैसला था कि सीआरपीएफ कैंप रामपुर रहा हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि रहा हो, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है। ये हर एक उस मुद्दे को राजनीतिक तंग दायरे में देखना चाहते हैं जो संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन मुद्दों को भी संकीर्ण दायरे में देखने का प्रयास करते हैं और हम सबको इसके प्रति सचेत रहना होगा, सदैव सचेत रहना होगा। पॉलिटिक्स हो या परफॉर्मेंस, योगी दोनों पैमाने पर 24 कैरेट प्योर साबित होते हैं। 6 करोड़ 18 लाख कोरोना टेस्ट के साथ टेस्टिंग में नंबर 1, रोजाना 4 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ नंबर 1, सिर्फ 0.03% का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, 98.6% के रिकवरी रेट के साथ नंबर 1। कोरोना फ्रंट पर योगी को घेरने में नाकाम रहने के बाद विपक्ष ने नौकरी, रोजगार और महंगाई को मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव सपा के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने लगे हैं। सड़क पर योगी की पुलिस तैनात है और सीएम खुद नौकरी और रोजगार के डेटा के साथ रेडी हैं। ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश मात्र निवेश नहीं है, इसके पीछे 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी दिया गया है। 1.5 करोड़ नौजवान रोजगार आज अपनी ऊर्जा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लगा रहा है और दुनिया देश के अंदर अगर बेरोजगारी के रेट को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद बेरोजगारी के रेट में सबसे नीचे है। 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी लगी,
कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई किसी प्रकार का वाद नहीं। योगी आदित्यनाथ जिस मिशन पर हैं, उसमें पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी दिख रही है। यूपी बीजेपी में मतभेद और मनभेद के किस्से चटखारे लेकर सुनाने वाले अब भी किस्से बनाने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुनेंगे तो योगी की लीडरशिप में कोई डाउट नहीं बचेगा। आप याद कीजिए, यही उत्तर प्रदेश था। आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। यह तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश, अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश in the last 4 years has become a state। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो one of the leading states of the country बन करके खड़ा हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीन को चलाने वाले पायलट नंबर 1 हैं योगी आदित्यनाथ। पॉलिटिक्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी में योगी आदित्यनाथ का फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिखता, कोई चैलेंजर नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी कभी कभी अंगड़ाई लेकर उठने की कोशिश करती है तो आगरा कांड हो जाता है। मायावती की बीएसपी चुनाव के करीब आने का इंतजार कर रही है। इस बीच यूपी में आज तीसरे चैलेंजर की एंट्री हुई। पूरे 18 महीने बाद प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ आई तो यूपी कांग्रेस ने अपनी सारी बची खुची ताकत प्रियंका का वेलकम करने में लगा दी। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ऑफिस का व्हाइट वॉश कराया गया, नए पोस्टर छपवाए और कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट से लेकर पार्टी ऑफिस तक गाड़ियों की कतार खड़ी कर दी। प्रियंका यूपी में कांग्रेस की प्रभारी महासचिव हैं। पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाने से लेकर कैंडिडेट चुनने तक में प्रियंका को फ्री हैंड है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में प्रियंका योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर पाएंगी? उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। कांग्रेस के दावे तो बड़े बड़े हैं, ग्राउंड पर उसकी ताकत कितनी है ये देख लेते हैं। लोकसभा 1 सदस्य, विधानसभा 7 सदस्य। पिछले 32 साल से यूपी में कांग्रेस को वनवास मिला हुआ है। 1989 से यूपी में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। साल दर साल कांग्रेस की सियासी ताकत घटती रही। 2007 22 विधायक, 2012 28 विधायक, 2017 सिर्फ 7 विधायक। कांग्रेस ने गांधी परिवार के किसी सदस्य को पहली बार सीएम की रेस में उतारकर बड़ा दांव खेला है, लेकिन कांग्रेस के पास ग्राउंड पर ना तो संगठन है और ना प्रियंका लखनऊ में रहकर यूपी को संभालने के लिए तैयार है। 3 दिन के लखनऊ टूर से यूपी को नहीं संभाला जा सकता, तब तो बिल्कुल भी नहीं जब लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हो। योगी उत्तर प्रदेश की हर ऊंच नीच जानते हैं। यूपी के पास क्या है और यूपी को क्या चाहिए, ये भी योगी को मालूम है। भाइयों बहनों, पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने प्रदेश के अंदर और 7 वर्ष के दौरान देश के अंदर राजनीति के एजेंडे को बदलते हुए देखा है। कोई सोच सकता था अगर कोरोना कालखंड के दौरान किसी गरीब के खाते में जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा था तो हम एक जगह क्लिक करते थे और पैसा उसके खाते में चला जाता था। योगी आदित्यनाथ बिना किसी लाग लपेट के एकदम खरी खरी बात कहने वाले लीडर हैं। वो घुमा फिराकर पहेलियां नहीं बुझाते। योगी किस पॉलिटिकल पिच पर बैटिंग करने वाले हैं इसका डिसीजन हो गया है। अब विरोधियों को तय करना है कि योगी को बॉल कैसे फेंकनी है और फील्डिंग कैसे सजानी है।
योगी यूपी के फ्रंट पर बिजी हैं तो मोदी पूरे देश के लिए 24 घंटे एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री ने आज देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। कोरोना की तीसरी लहर का विस्फोट किसी भी वक्त हो सकता है। महाराष्ट्र और केरल समेत देश के 6 राज्यों के लेटेस्ट नंबर्स बहुत डराने वाले हैं। मोदी को देश और विदेश की पूरी रिपोर्ट दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने थर्ड वेव को रेड फ्लैग घोषित कर दिया है। इस बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए मोदी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है, फ्रंट से लीड लेनी पड़ी है। हमारी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की एक एक बात आप बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। मोदी को पहले ही अंदाजा हो गया था, कोरोना की तीसरी लहर का हमला होने ही वाला है। मंगलवार को 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मोदी ने सीधी बात की और शुक्रवार को 6 राज्यों के सीएम्स के साथ मोदी की इमरजेंसी मीटिंग हुई। मोदी को पता है तीसरी लहर से बचना है तो सिस्टम का नट बोल्ट अभी से टाइट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम, केरल, ओडिशा और कर्नाटक के सीएम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीएम। शुक्रवार को मोदी सर की वर्चुअल क्लास में इन सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अटेंडेंस लगी। मोदी ने 6 के 6 मुख्यमंत्रियों को पहले प्यार से समझाया, फिर कोरोना काल में उनकी खराब परफॉर्मेंस का पाठ पढ़ाया। जहां जहां चिंताजनक स्थिति है उन राज्यों के साथ में विशेष रूप से बात कर रहा हूं। कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने इन 6 राज्यों के बारे में जो कहा वो क्यों कहा, पूरी फिगर आपको थोड़ी देर में देंगे। मोदी की पूरी बात भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले यह देखिए कि मोदी ने इन सारे मुख्यमंत्रियों को नसीहत क्यों दी। हेडलाइन नंबर 1, अगस्त के आखिर में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। हेडलाइन नंबर 2, कई राज्यों में ऊंची पॉजिटिविटी रेट से टेंशन। और हेडलाइन नंबर 3, जानलेवा वायरस की तीसरी लहर दुनिया में फैल चुकी है। अगर नहीं संभले तो सिचुएशन खराब होनी कंफर्म है। ये सुर्खियां सिर्फ अखबारों में ही नहीं छपी, मोदी को भी ये बात कहनी पड़ी, सबको आगाह करना पड़ा। सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो यूं ही नहीं कहा। मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अर्जेंट बात की तो यूं ही नहीं की। देश में 7 मई को 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे। 16 जुलाई तक ये नंबर्स 38,000 के करीब पहुंचे। 7 जुलाई से 16 जुलाई तक डेली न्यू केसेस की संख्या औसतन 40,000 के आसपास ही रही। इस ट्रेंड से साफ है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का ग्राफ नीचे आ रहा है। मगर चिंता की बात यह है कि देश में आ रहे न्यू केसेस में करीब 80% केस इन्हीं 6 राज्यों से है। इस वक्त भी देश के 47 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। केरल और महाराष्ट्र में सिचुएशन संभलने के बाद फिर से बिगड़ने की कगार पर है। दोनों ही राज्यों में 20 जून के बाद से अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। मसलन 23 जून को केरल में 11,539 नए केस आ रहे थे। 8 जुलाई आते आते ये संख्या 15,200 हो गई। इसी तरह 21 जून को महाराष्ट्र में 6,570 केस आ रहे थे और 8 जुलाई को यह संख्या बढ़कर 9,083 हो गई। महाराष्ट्र और केरल सहित देश के 6 राज्यों में कोरोना के इसी बढ़ते ग्राफ ने मोदी को परेशान कर रखा है और उन्होंने अभी से खतरे की घंटी बजा दी है। आज जितने राज्य, 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं। पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति
अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। 6 राज्यों के सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग में मोदी पूरी तैयारी के साथ आए थे। थर्ड वेव से रिलेटेड एक एक डेटा उनके पास था। इसके लिए मोदी ने विदेशों का एग्जाम्पल भी दिया। 29 अप्रैल को पूरी दुनिया में 9 लाख से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे थे। इसमें बीच में गिरावट आई, मगर अब यह ग्राफ फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में 5.5 लाख से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। स्पेन में वीकली केस की संख्या 64% पार कर गई है। नीदरलैंड्स में 300% केसेस की बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटेन में 28% और अमेरिका में 67% केस बढ़ गए हैं। इजराइल ने जून में सबको मास्क से आजादी दे दी थी, मगर अब इजराइल में 5 इलाकों को इन्फेक्शन रेट के आधार पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। एशिया की बात करें तो म्यांमार में एक वक्त पर औसतन 1500 केस आ रहे थे, मगर अब आंकड़ा 4500 पार कर चुका है। इंडोनेशिया में केसेस की संख्या 12,500 से बढ़कर 44,000 का आंकड़ा पार कर गई है। मलेशिया में 4,500 से बढ़कर 10,000 से ज्यादा और बांग्लादेश में 7,000 से बढ़कर करीब 12,000 केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये सारे नंबर अलार्मिंग हैं। मोदी के पास इन सारे देशों का डेटा आ चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री जोर देकर सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का अनेक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। एक फैक्ट ये भी है कि 9 हफ्तों की गिरावट के बाद दुनिया में संक्रमण के मामलों में पिछले 10% यानी 30 लाख केसेस का इजाफा देखा गया है। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ी है। WHO के मुताबिक संक्रमण से पिछले हफ्ते 55,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, जो इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 3% ज्यादा है। प्रेजेंटली लीविंग असाइड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिकाज को छोड़ दें तो लगभग बाकी सारे रीजन्स में सिचुएशन जो है फ्रॉम बैड टू वर्स हो रही है, फ्रॉम गुड टू बैड हो रही है। ये फैक्ट है और इसलिए हमने भी अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करी कि उसको एक दर्शाया जाए एक स्लाइड के ऊपर कि ओवरऑल वर्ल्ड एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है और ये एक सच्चाई है। ये हमें आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है, इसको आप वार्निंग लेकर चलिए कि सब कुछ जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता। यानी सिचुएशन बैक टू स्क्वायर जैसी हो गई है। जैसा ट्रेंड सेकेंड वेव के दौरान जनवरी फरवरी में दिख रहा था, कुछ वैसे ही हालात दोबारा पैदा हो रहे हैं। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी, उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकेंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई
तो मुश्किल हो सकती है। WHO ने क्लियर मैसेज दिया है, वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है, ये और भी ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट अब WHO के सभी 6 रीजन और 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है और ये किसी भी वक्त पूरी दुनिया में फैल सकता है। मोदी ने इसे लेकर भी अभी से चेतावनी दे दी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस बीच कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करके लोगों ने खुद भी वायरस को फैलने का मौका दे दिया है। सार्वजनिक आयोजन में भीड़ जमा हो रही है, लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, बिना मास्क के मौज मस्ती कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ऐसी कई तस्वीरें भी आई हैं। मोदी ने इन तस्वीरों पर पहले भी आपत्ति जताई और आज भी उनका मैसेज क्लियर था, सख्ती तो करनी ही पड़ेगी। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर के उस बात को दोहराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें तो कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बहुत सघन आबादी वाले हैं। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। क्राइसिस गंभीर है, उपाय केवल एक है, लोगों को लापरवाही छोड़नी होगी और वैक्सीन लगवानी होगी। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 31 करोड़ से ज्यादा को पहली डोज लग चुकी है। करीब 8 करोड़ लोगों को 2 डोज लग चुकी है और दिसंबर वाला टारगेट पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कि जुलाई तक 50 करोड़ या उससे ऊपर की डोजेस हमारे पास उपलब्ध का विजिबिलिटी थी और वो लगभग उसी तरीके से चला हुआ। अब आगे की प्लानिंग देखिए, आपको मालूम है कि आगे की प्लानिंग हमारी सुदृढ़ है और आज सरकार ने 66 करोड़ डोजेस कोविशील्ड कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है और इसी प्रकार इन्हीं की प्रोडक्शन के 22 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। तो एक विजिबिलिटी अगस्त और दिसंबर के बीच में 88 करोड़ तो ये 2 प्रोडक्ट की है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि प्री ऑर्डर बायोई का हुआ है, तो उसको ऐड करिए तो 118 करोड़। तो ये तैयारी सरकार की, आप जो सवाल कर रहे हैं, पूरी चली हुई है। इसके अलावा जो वैक्सीन विजिबल होंगे, चाहे वो जाइडस का वैक्सीन है, चाहे वो दूसरा नोवावैक्स या कोवावैक्स वैक्सीन है, थोड़ा थोड़ा आएंगे, वो भी हम देखते हैं। स्पुतनिक का भी अपटेक बढ़ेगा। तो ये सब उसी रोड मैप पे चले हुए हैं। देश में मोदी विरोध की दुकान चलाने वाले हर बात पर सियासत करते हैं, मगर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच 4 दिन में दूसरी इमरजेंसी मीटिंग करके मोदी साफ संदेश देते हैं कि वो 24/7 सबके लिए अवेलेबल है। मैं हर पल अवेलेबल हूं, हमारा संपर्क बना रहता है। आगे भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा ताकि हम सब मिलकर के इस संकट से मानव जात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सकें। पूरे देश में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, लेकिन मुंबई बारिश और सड़कों पर खुले मैनहोल के खतरे से जूझ रही है। लोखंडवाला इलाके में खुले मैनहोल की वजह से एक महिला की जान जाते जाते बची। आज मुंबई की बारिश के सामने बीएमसी एक बार फिर फेल हो गई। मुंबई की सड़कों पर बीएमसी के लिए कितनी सस्ती है आपकी जान, समझिए इस रिपोर्ट से। मुंबई की बारिश में सिस्टम कैसे आपकी जान का दुश्मन बन सकता है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। पानी में डूबी लोखंडवाला के इस सड़क पर खुले इस मैन होल में यह महिला अचानक गिर गई।
बीएमसी की लापरवाही ने जान लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन किस्मत अच्छी, इसलिए महिला की जान बच गई। मुंबई में जो बरसात हो रही है, इस बरसात के कारण सबसे बड़ी समस्या है मेनहोल की। और ये जो मैनहोल है, इस मैनहोल के साथ जो ड्रेनेज है उसमें पानी भर जाने की वजह से कहीं ड्रेनेज दिखाई नहीं देता, कहीं मैनहोल दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से मैनहोल में गिरने से लोगों की मौत तक हो जाती है। हर साल 4-5 घटनाएं ऐसी होती हैं मुंबई और मुंबई के आसपास, ठाणे, नवी मुंबई में, जिसमें मैनहोल में और ड्रेनेज में गिरने से लोग जख्मी हो जाते हैं, उनकी मौत तक हो जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं लोखंडवाला डीएन नगर के मुख्य सड़क पर, और इसमें मेट्रो का काम चल रहा है। लोखंडवाला डीएन नगर के इस मुख्य सड़क पर अगर आप देखें तो पूरा जो ये रोड है ये पानी से भर चुका है। दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां पर सड़क है, कहां पर मैनहोल है, कहां पर ड्रेनेज है। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो फुटपाथ है इसके बगल में एक यहाँ पर ड्रेनेज है, और कितना गहरा ये गड्ढा है। देखिए, ये मेरा पूरा जो छाता है, ये मेरा पूरा छाता डूब जाने के बाद भी ये जो मैनहोल है ये जो है करीब 4 से 5 फुट नीचे ये मैनहोल खुला हुआ है। लापरवाही का आलम देखिए कि डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास जहां मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ था, वहां कोई चेतावनी का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। हर बार की तरह बीएमसी को नींद से उठाने के लिए आज एक बार फिर हादसा हुआ। महिला का मैनहोल में गिरने की खबर वायरल हुई तो कुछ मजदूरों को काम पर लगा दिया। ये खुला हुआ है, देखिए, ये इस तरफ का ढका हुआ है बीएमसी का मैनहोल, लेकिन ये पूरा खुला हुआ है। देखिए, ये पूरा मेरा जो छाता है वो अंदर चले जा रहा है और ये पूरा मैनहोल खुला हुआ है। मतलब ये एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से मुंबई में इतनी घटनाएं होती हैं। ये देखिए, ये तीसरा मैनहोल है इसी फुटपाथ पर जो खुला हुआ है। इसका ढक्कन यहाँ से अलग टूटा हुआ है, और आगे देखेंगे, आगे ऐसे लगातार जो है आपको मैनहोल खुले हुए मिलेंगे। फुटपाथ का इलाका हो या शहर के बीचों बीच की सड़क, पूरी मुंबई में मौत के ये मैनहोल हादसों का इंतजार कर रहे हैं। अब ये मुंबई वालों की किस्मत की बात है कि वो कब तक इस तरह के खुले मैनहोल से बचकर गुजरते हैं, क्योंकि बीएमसी के भरोसे तो मुंबई की सड़कों पर सुरक्षित चलने की कोई गारंटी नहीं है। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2013 से जुलाई 2018 तक मुंबई में मैनहोल, गटर और समुद्र से जुड़ी कुल 639 दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 328 लोगों की मौत हुई और 167 लोग घायल हो गए। इतनी घटनाओं के बावजूद बीएमसी ने कोई सबक नहीं लिया। वर्ष 2017 में मुंबई के नामी डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मैनहोल में बहकर मौत के बाद बीएमसी ने मैनहोल में लोहे की जाली लगाने का फैसला लिया। पिछले साल घाटकोपर इलाके में 32 साल की शीतल भानुशाली नाम की महिला मैनहोल में गिर गई और 25 किलोमीटर बहते हुए उसकी लाश हाजी अली के नजदीक समंदर में मिली। मुंबई की सड़कों पर मैनहोल में गिरकर हादसे हर साल होते हैं, कोई परिवार बिखर जाते हैं, लेकिन बीएमसी की नींद ऐसी है कि टूटती ही नहीं। मुंबई में कल रात से ही तेज बरसात जारी थी। कुछ घंटों पहले ही जो है बरसात थोड़ी सी रुकी हुई है। ऐसे में अभी भी मुंबई के जो मैनहोल्स हैं उनकी बदहाली वैसी की वैसी है। कुर्ला अंधेरी लिंक रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैनहोल्स की स्थिति कैसी है वो ये तस्वीर बयां करती है। आप देख सकते हैं फुटपाथ का ये रास्ता है, उसके बगल में जो दीवार की तरफ मैनहोल है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और पूरी तरह से गंदगी से भरा पड़ा है। ऐसे में जब बरसात तेज़ होती है आमतौर पर तो यहाँ पर पूरी तरह से पानी भर जाता है और फुटपाथ के आगे ये बीचों बीच सड़क के एक मैनहोल है जो बारिश में पूरी तरह भर जाता है। आसपास के कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर लकड़ी रख दी है क्योंकि कई लोग यहाँ पर लगातार गिरते हुए कई बार पाए गए हैं। खुले मैनहोल पर सिस्टम की अपनी दलील है। बीएमसी का एक दावा है कि मुंबई के हर मैनहोल के लिए 10,000 रुपए का बजट फिक्स किया गया था। इसके तहत बीएमसी ने मुंबई के करीब 1300 मैनहोल पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन मुंबई के कुल मैनहोल की संख्या के सामने यह संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मुंबई में करीब 3,60,000 मैनहोल हैं। बीएमसी जिस स्पीड से मुंबई के मैनहोल को सुरक्षित बनाने का काम कर रही है, उस हिसाब से मुंबई के सभी मैनहोल को ठीक करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। तब तक ना जाने कितने मुंबई के लोग मैनहोल में गिरकर अपनी जान गंवाते रहेंगे। मुंबई की सड़कों पर एक तरफ खुले मैनहोल और दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग ने पूरी मुंबई को घुटनों पर ला दिया है।
सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक सब पानी में डूब गए हैं। राजस्थान के जालौर में एसडीएम के किसानों के साथ हाथापाई क्यों हुई, इसकी तस्वीरें और डिटेल बस एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।